बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड डूइंग गुड। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कैबिनेट मिशन प्लान को, और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कैबिनेट मिशन प्लान था क्या। तो शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमने पिछली वीडियोस के अंदर जो इससे पहले होने वाले इवेंट्स थे उनको डिस्कस किया है। 1945 और 1946 के इलेक्शंस को डिस्कस किया हमने, और उसके बाद शिमला कॉन्फ्रेंस को डिस्कस किया। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं और आप इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आपको बैकग्राउंड को थोड़ा मालूम होना ज़रूरी है। अगर आप वो वीडियोस देखेंगे तो आपको ये टॉपिक बेहतर समझ में आएगा। लेकिन इस टॉपिक के अंदर भी, इस वीडियो के अंदर भी हम उसके बैकग्राउंड को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि 1939 से लेकर 1945 तक वर्ल्ड वॉर टू लड़ी गई थी। और जो ब्रिटिश थे उनको मसाइल का सामना था, इस वजह से कि वॉर के अंदर उनकी आर्मी की जो नीड्स थी, आर्मी आर्मी उनको चाहिए थी ज़्यादा, और इंडियंस के जो कॉपरेट था वो इंडियन पॉलिटिशियंस का भी कॉपरेट उनके साथ नहीं था, और इंडिया के अंदरूनी मसाइल भी बहुत ज़्यादा थे। तो इस वजह से 1945 और 1946 के अंदर इंडिया के अंदर इलेक्शंस हुए थे, और उन इलेक्शंस से ये नतीजा सामने आया कि जो मुसलमान थे वो ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो है वो अपनी रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे थे। और मुसलमानों की जो तकरीबन सीट्स थी वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने जीती थी। तो इससे ये बात साबित हुई कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी वो मुसलमानों की रिप्रेजेंटेटिव पार्टी थी। और इन इलेक्शंस का के पीछे यही मकसद था कि ये इलेक्शंस होंगे और उसके बाद जो है इंडिया की जो हुक्मरानी है वो लोकल्स को दी जाएगी, और इंडियंस अपने ऊपर खुद ही हुक्मरानी करेंगे। तो ये वजह थी इन इलेक्शंस की। और इन इलेक्शंस के दौरान ये प्रॉमिस किया गया था कि इलेक्शंस के बाद जो है वो पावर जो है गवर्नमेंट की वो इंडियंस को दी जाएगी, यानी जो भी इलेक्शन जीतता है उसे वो पावर दी जाएगी इंडिया पे हुकूमत करने की। लेकिन मसला ये आ रहा था कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी वो ये चाह रही थी कि मुसलमानों को एक अलग मुल्क दिया जाए जहाँ पर वो अपने तौर तरीके से रह पाएँ, और मुसलमान जो है वो हिंदू मेजॉरिटी के अंदर जो है वो सही से अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार पाएंगे। और ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस ये चाह रही थी कि जो इंडिया की हुकूमत है वो ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस को दी जाए, और जैसे एक इंडिया है उसको एक ही इंडिया रखा जाए। तो इन मसाइल के हल के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है ब्रिटिश कैबिनेट जो है उनके तीन सीनियर मेंबर्स को जो है 1946 मार्च के महीने के अंदर जो है इंडिया में भेजा, ताकि इंडिया के जो पॉलिटिकल मसाइल हैं उनका हल किया जा सके। और ये आखिरी एक अटेम्प्ट समझे, आपकी आखिरी अटेम्प्ट थी कि इंडिया को जो है उसका पार्टीशन यानी उसको तोड़ा ना जाए, उसके दो मुल्क ना बनाए जाएं, बल्कि मुसलमान और जो हिंदूज़ हैं वो एक साथ रहें और एक ही हुकूमत के अंदर रहें और एक ही मुल्क के अंदर रहें। तो ये एक आखिरी कोशिश थी। और इस मकसद के साथ जो है तीन सीनियर जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं ब्रिटेन पार्लियामेंट के, उनको इंडिया भेजा गया। और उन्होंने इंडियन नेशनल जो लीडर्स थे, इंडियन पॉलिटिशियंस थे, जिनमें महात्मा गांधी हैं, और ख़ास करके कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी। क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तो बड़ी पार्टीज़ थी जो उभर के आई थी 1945 1946 से के इलेक्शंस के बाद। तो उन जो मेंबर्स थे उन्होंने मीटिंग्स की इंडियन लीडर्स के साथ, ताकि उनका जो ओपिनियन है उसको समझा जा सके। ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये ओपिनियन था कि ब्रिटेन जो है वो इंडिया की हुकूमत हिंदूज के हाथ में दें, ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस को दें, और इंडिया क्विट करके चले जाए। और अगर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बात करें तो वो ये चाह रहे थे कि जो इंडिया है उनके दो हिस्से किए जाएं, जहां पर मुसलमान हैं वहां पर मुसलमानों की हुकूमत हो, और जहां पर हिंदू मेजॉरिटी है उन एरियाज़ को हिंदूज़ के हवाले किया जाए। और इसी तरह इंडिया की जो पार्टीशन की जाए, ताकि मुसलमान जो है वो अपने तौर तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें, क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी के अंदर उनके लिए अपनी ज़िंदगी गुजारना मुमकिन नहीं है। तो ये जो ओपिनियन था ये बहुत ही मुख्तलिफ था, और इसके ऊपर जो है वो इत्तेफाक नहीं हो पा रहा था जो इंडियन लीडर्स थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के और इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो जब ये उन्होंने ओपिनियन का डिफरेंट देखा दोनों जो पार्टीज़ हैं उनके दरमियान, तो उन्होंने एक अटेम्प्ट की। उन्होंने क्या किया कि एक सेकंड शिमला कॉन्फ्रेंस, पहली शिमला कॉन्फ्रेंस भी हुई थी उसको भी हमने डिस्कस किया था, दूसरी शिमला कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलवाई फ्रॉम मई 5 टू
1946 के जो इंडियन लीडर्स हैं उनको साथ बिठाया और उन्होंने कहा कि इन मसाइल का शायद कोई हल निकल आए, वो आपस में बातचीत करें और कोई हल निकालें। और 7 सेशंस यानी 7 मीटिंग्स हुई और लेकिन कोई भी उसका हल ना निकला। जो ओपिनियन था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का वो अभी तक यही था कि जो मुसलमानों के एरियाज़ हैं उनको अलग करके एक अलग मुल्क बनाया जाए जहाँ पर मुसलमान अपने ऊपर खुद हुक्मरानी करें। और ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस का ये ओपिनियन था कि जो इंडिया है उसको एक यूनाइटेड इंडिया रखा जाए। तो जब ये जो टॉक्स थे, ये जो कॉन्फ्रेंस थी और ये जो मीटिंग्स थी, ये फेल हो गई, तो कैबिनेट मिशन प्लान जो था, उन्होंने कैबिनेट मिशन जो आया हुआ था वहाँ पर उन्होंने अपना एक प्लान दिया। ऑन मई 16 1946 उन्होंने एक अपना प्लान दिया। उन्होंने कहा कि अब ये जो इंडियन लीडर्स हैं वो तो आपस में ये मसला हल नहीं कर पा रहे, तो हम ही कोई हल निकाल देते हैं। तो उन्होंने क्या, जो भी उन्होंने मिशन दिया, और तो उसको जाना जाता है कैबिनेट मिशन प्लान के नाम से। तो हम उन प्रपोजल्स जो उन्होंने दिए थे कि क्या किस तरीके से इन मसाइल को हल किया जा सकता है, हम उनको डिस्कस करते हैं। क्योंकि ये कैबिनेट मिशन के मेंबर्स थे और उन्होंने ये प्रपोजल्स दिए थे, तो इसी वजह से इन प्रपोजल्स को कैबिनेट मिशन प्लान के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये थी कि उन्होंने कहा कि इंडियन यूनियन होगी, एक ही इंडिया होगा, इंडिया के जो है 2 हिस्से नहीं किए जाएंगे। और इंडिया शैल बी यूनियन कंप्राइजिंग द ब्रिटिश इंडियन एंड द प्रिंसली स्टेट्स। जो जिस इंडिया पर अभी ब्रिटिश हुकूमत कर रहा है वो इंडिया, और जो प्रिंसली स्टेट्स जो शहजादों की जो रियासतें थी, वो मिलके एक इंडिया की यूनियन बनाएंगे। और यूनियन गवर्नमेंट शैल कंट्रोल फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन एंड टैक्सेशन। और फेडरल में एक गवर्नमेंट होगी। जिस तरह अगर हम आज पाकिस्तान की बात करें कि फेडरल में एक गवर्नमेंट है और उसके बाद जो प्रोविंसेस हैं वो अलग हैं, प्रोविंसेस के पास खुद के इख्तियारात हैं, उनके अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स हैं। उन्होंने कहा इसी तरह इंडिया के भी जो हैं वो एक फेडरल गवर्नमेंट होगी और बाकी जो हैं वो प्रोविंसेस होगी। और जो फेडरल गवर्नमेंट होगी वो फॉरेन अफेयर्स यानी जो बैरूनी मामलात हैं उनको देखेगी, कम्युनिकेशन को देखेगी और टैक्सेशन को देखेगी। ये जो चीज़ें हैं, ये जो पावर्स हैं, ये यूनियन गवर्नमेंट यानी फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में आएंगे। और दूसरी पॉइंट ये थी कि ग्रुपिंग स्कीम, यानी जो प्रोविंसेस हैं उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। और प्रोविंसेस शैल बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स फॉर्म्ड अंडर द फॉलोइंग फार्मूला। उनका फार्मूला क्या होगा? ग्रुप ए 6 हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस। एक ऐसा ग्रुप बनाया गया जिसमें 6 जो है वो हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे। ये वाला जो एरिया था, ये आप कंसीडर करें कि हिंदू मेजॉरिटी वाले जितने भी प्रोविंसेस थे वो उस ग्रुप के अंदर आएंगे। एक ग्रुप ये हुआ। ग्रुप बी 3 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस, और ग्रुप बी में 3 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस होंगे। और ग्रुप सी में 2 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस, बाकी जो हैं वो 2 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस होंगे। यानी एक 3 ग्रुप्स बनाए जाएंगे प्रोविंसेस के। और 3 ग्रुप्स बनाने का मकसद क्या था कि उनके ऊपर एक गवर्नमेंट होगी। अगर उनका चीफ मिनिस्टर होगा तो वो एक होगा। फॉर इंस्टेंस अगर हम ये इनको रिसेंट जो एग्जांपल अगर इसको देखें, हम अगर हम कहें कि हम पाकिस्तान के अंदर प्रोविंसेस का एक ग्रुप बना लेते हैं जिसमें एक ग्रुप के अंदर आप इंडिया और सिंध और बलूचिस्तान को रख लेते हैं और दूसरे ग्रुप के अंदर केपी और पंजाब को रख लेते हैं, तो इसका मकसद ये है कि उस ग्रुप का जो चीफ मिनिस्टर होगा वो एक ही होगा और जो दूसरा ग्रुप है उसके ऊपर भी एक ही गवर्नमेंट होगी। यानी उसका एजुकेशन मिनिस्टर, उसका जो फाइनेंस मिनिस्टर, उसका हेल्थ मिनिस्टर वो एक ही होगा। तो इसी तरह इंडिया के अंदर ये 3 ग्रुप्स बनाए गए। एक ग्रुप के अंदर 6 हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस बनाए गए, दूसरे ग्रुप के अंदर 3 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस रखे गए और तीसरे ग्रुप के अंदर 2 जो हैं वो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस रखे गए। और उन्होंने कहा कि इंटरनल इंडिपेंडेंस ऑफ द प्रोविंशियल ग्रुप्स। अब ये जो प्रोविंशियल ग्रुप्स हैं इनकी जो अंदरूनी खुद मुख्तारी होगी, यानी जो रूल ऑफ लॉ, यानी जो अंदर के जितने भी मामलात होंगे, एजुकेशन अगर आ जाता है या फिर हेल्थ आ जाता है या फिर जितने भी मसाइल हैं वो खुद ही उसको हैंडल करेंगे, सिवाय किसके? बैरूनी मामलात जो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर है, टैक्सेशन जो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आ जाता है, और उसके अलावा कम्युनिकेशन। ये 3 चीज़ों के अलावा बाकी जितने भी पावर्स हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास होंगे। Members of the Constituent Assembly shall be divided into 3 groups and shall frame constitution of their respective groups। उन्होंने कहा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा इंडिया का, उसके भी जो है वो 3 ग्रुप्स होंगे। अलग अलग प्रोविंसेस के जो है अलग अलग ग्रुप हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उनके मेंबर्स बनाएंगे। अगर हम 6 हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस की बात करें तो उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी उसका कॉन्स्टिट्यूशन वो खुद उन्हीं प्रोविंसेस के लोग बनाएंगे, उन्हीं प्रोविंसेस के मेंबर्स बनाएंगे। मुस्लिम प्रोविंसेस की बात करें तो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा आने वाला वो उन्हीं के मेंबर्स बनाएंगे।
और जब नया कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है तो एक नया इलेक्शन होगा उन प्रोविंसेस के अंदर। अब जब इलेक्शन हो जाता है तो उस इलेक्शन के बाद हर प्रोविंस के बाद पास ये राइट होगा, ईच प्रोविंशियल लेजिस्लेचर शैल बी गिवन अ चांस टू डिसाइड वेदर इट वांटेड टू रिमेन अ पार्ट ऑफ द ग्रुप और क्विट इट। यानी अगर एक ग्रुप है जिसमें 3 प्रोविंसेस हैं और इस ग्रुप के अंदर अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इलेक्शंस होंगे। अब इलेक्शन के बाद ये जो 3 प्रोविंसेस हैं उनके अलग अलग असेंबलीज होंगी, अलग अलग जो मेंबर्स उनके जो चुने जो इलेक्शन जीत के आएंगे। अब फिर उन प्रोविंसेस के पास ये राइट होगा कि वो उस ग्रुप में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं। यानी अगर हम मिसाल लें कि हमने केपी और पंजाब को एक एक ग्रुप के अंदर रखा है और हमने कहा कि इनका चीफ मिनिस्टर एक होगा। अब हम क्या कर लेते हैं, हमने इलेक्शन करवा लिया। अब केपी के जो मेंबर्स हैं और पंजाब के मेंबर्स हैं वो तो अलग अलग है ना। केपी से जो मेंबर्स इलेक्ट होके आएंगे वो अलग होंगे और पंजाब से जो मेंबर्स इलेक्ट होके आएंगे वो अलग होंगे। तो हमने क्या किया कि हमने केपी वाले जो मेंबर्स हैं उनको ये राइट दे दिया कि आप पंजाब के साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं। तो अगर वो नहीं रहना चाहते हैं तो वो किसी दूसरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर वो अलग से वो अपनी जो हुकूमत है वो बना सकते हैं। सो दिस वाज द राइट कि अगर इलेक्शन होंगे और उसके बाद कोई प्रोविंस उस ग्रुप में नहीं रहना चाहता है तो वो ना रहे। चौथा पॉइंट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट। और उन्होंने कहा कि एक जो है आरजी हुकूमत बनाई जाएगी जब तक कि जो है कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए। द प्लान फर्दर envisaged that an interim government shall be formed at the central to the formation of the constitution and its implementation in this government. All important portfolios including the ministry of defense shall be held by the Indians. उन्होंने कहा कि जो है एक जो निगरान हुकूमत बनाई जाएगी, आरजी हुकूमत बनाई जाएगी कि जब तक जो है इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको जो है फाइनल किया जा सके। तो इस वजह से एक उस निगरान हुकूमत के पास सारे इख्तियारात होंगे, यानी जो जितने भी इख्तियारात होंगे वो उसी हुकूमत के पास होंगे और डिफेंस का जो पोर्टफोलियो है वो भी उसके पास होगा। यानी जो आर्मी है उसको भी वही कंट्रोल करेगी जो हुकूमत बनाई जाएगी। तो एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी जब तक कि इंडिया के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता और एक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं आ जाता मसाइल के हल का, तब तक के लिए एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी। तो इसका रिएक्शन क्या था इस कैबिनेट मिशन प्लान का, और क्या रिएक्शन दिया था जो इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने जो है वो इस तरह का रिएक्शन दिया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उन्होंने पहले इसको एक्सेप्ट किया और बाद में उन्होंने जब देखा कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी इसको एक्सेप्ट करे और इसको उन्होंने इस प्लान को बेहतरी से समझा, ज़्यादा समझ में आया जब उनको, तो फिर उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने इस प्लान को इस वजह से एक्सेप्टेड द प्लान एंड डिसाइडेड टू ज्वाइन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उन्होंने इस प्लान को इस वजह से एक्सेप्ट किया क्योंकि उनको ये महसूस हुआ कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, आईनी तरीके से जो है वो अपनी जो मुल्क पाकिस्तान है उसको बना सकते हैं। और उन्होंने ये क्लियर किया कि ये अभी इस प्लान को एक्सेप्ट कर रहे हैं लेकिन उनकी डिमांड जो है वो ये है कि इंडिया को डिवाइड किया जाए और मुसलमानों के अलग मुल्क दिया जाए। तो उन्होंने इस प्लान को फ़िलहाल तो एक्सेप्ट कर लिया। उसकी वजह ये थी क्योंकि जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि प्रोविंसेस के ग्रुप्स बनाए जाएंगे और ग्रुप्स में इलेक्शन के बाद उन ग्रुप्स के पास ये पावर होगा उन प्रोविंसेस के बाद कि वो उस ग्रुप का हिस्सा रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं। तो इस वजह से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ये चीज़ इस तरह लगी कि अब जो है वो ब्रिटिश जो अंग्रेज़ हैं वो ये समझ गए हैं कि मुस्लिम्स जो हैं वो एक अलग कौम है। पहले तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे और ये नहीं करना चाहते थे एक्सेप्ट के जो मुसलमान हैं वो एक अलग नेशन है। अब तो उन्होंने ग्रुप्स बना लिए प्रोविंसेस के और उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने ये समझा कि अब आईनी तरीके से वो अपनी आज़ादी हासिल कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैबिनेट मिशन प्लान। आप आई होप कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ सो काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।